आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नीरव मोदी का सबसे बड़ा राजदार इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। आपको बता दें संतोष श्रीवास्तव जो कि गीतांजलि जेम्स के एमडी रह चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बड़ा हौसला चाहिए इस तरीके से टीवी पर आके ये बताने के लिए कि आखिरकार आपके समय पर किस तरीके से घोटालेबाजी हो रही थी, घपलेबाजी हो रही थी। और आपका तो यहां तक कह रहा है कि सिर्फ बैंक के साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, कस्टमर के भरोसे के साथ भी खिलवाड़ हुआ। जरा विस्तार से बताइए इंडिया न्यूज के दर्शकों को किस तरीके से होता था कस्टमर्स के भरोसे के साथ खिलवाड़। जी कविता जी, मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है और मैं मेहुल चोकसी की कंपनी, नॉट नीरव मोदी की नहीं, मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि रिटेल में मैनेजिंग डायरेक्टर था 2009 से 2013 तक जी। और उस समय जब 13 की शुरुआत में मुझे बहुत सारी चीजें कुछ वहां पर संदिग्ध दिखनी शुरू हुई। दैट उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारी इन्वेंट्री दिखाई जाती थी लेकिन फिजिकल इन्वेंट्री कुछ नहीं होती थी। उसके अलावा फ्रेंचाइजीज के साथ जो एग्रीमेंट्स होते थे, उस एग्रीमेंट्स को उनका इन्वेस्टमेंट लेने के बाद उस एग्रीमेंट से बैकआउट करना कंपनी शुरू करती थी और उनको ओवर प्राइस्ड स्टॉक भेजा जाता था। तो मैंने इन इश्यूज को मेहुल चोकसी के साथ उठाने की कोशिश की। मैंने उनसे सवाल पूछे कि सर ये क्या हो रहा है, ये चीजें ठीक नहीं है, बिजनेस एथिक्स के हिसाब से नहीं है। सो आई वाज टोल्ड कि तू अपना काम कर, तनख्वाह ले और निकल, तेरे को इन सब चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। ये दिस वाज द लैंग्वेज विच वाज यूज्ड कि आप अपना काम करिए, तनख्वाह लीजिए और बाहर जाइए, आप यहाँ क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। काफी डिफिकल्ट हो गया था उस एनवायरमेंट में काम करना। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं करूंगा। 2013 में मैंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद एज अ विसिल ब्लोअर हम 3-4 लोग इकट्ठे हुए और हमने बहुत सारी एजेंसीज को लिखा। हमने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन को दिल्ली में लिखा। 2015 मई में चिट्ठी लिखी दैट इस कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, जिसमें हमने फ्रेंचाइजिंग का फ्रॉड और किस तरह से रॉन्ग बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जा रही हैं, बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड की जानकारी उनको दी, लेकिन हमको वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद हमने और भी कई सारी एजेंसीज को, संतोष जी आपने तो पीएमओ को भी चिट्ठी लिखी थी 2016 में, उस पर क्या कार्रवाई हुई, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। क्या फॉलोअप हुआ भी या नहीं, और अगर होता तो शायद इतना बड़ा घोटाला आप सामने नहीं आता देश के। कविता जी, पीएमओ से हमें जरूर रिस्पांस मिला, लेकिन वो रिस्पांस ये था कि पीएमओ ने विद इन 2 से 3 दिन के अंदर ही वो लेटर आरओसी को फॉरवर्ड कर दिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन मुंबई जी। जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ हमने फॉलोअप करने की कोशिश की तो वहां हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला और 2 महीने के बाद हमको ये बताया गया कि आपकी कंप्लेन क्लोज हो गई है जी। और उसके बाद आपको मिलने लगी धमकी, जरा ये भी तो बताइए मेहुल चोकसी किस तरीके से आपको धमकाता था, तानाशाह की तरह वो बर्ताव किया करता था। धमकियां तो नेहा जी जब 2012-13 में, जब 13 में अंदर उनके यहाँ मैंने आवाज उठाने की कोशिश की तभी से मिल रही थी। और मेरे इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया, जब फ्रेंचाइजीज ने अपने क्लेम्स मांगे, अपने इन्वेस्टमेंट को वापस मांगा, अपने एग्रीमेंट को टर्मिनेट करके अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहा, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझे मेहुल चोकसी के ऑफिस में बुलाया। मेहुल चोकसी ने मुझे प्रपोजल दिया कि मैं गीतांजलि का साथ दूं। तो वो मेरा जो पेंडिंग अकाउंट है, जो मेरी सैलरीज, मेरी ग्रेजुटी, मेरे एक्सपेंसेस जो उन्होंने नहीं दिए थे, जो 3 करोड़ 19 लाख रुपए मुझे कंपनी से लेने थे, वो पेंडिंग थे, वो मेरा क्लियर कर देंगे और मुझे रिवॉर्ड भी करेंगे। लेकिन मैंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं गलत चीज का साथ नहीं दूंगा, जो सच है मैं वही बोलूंगा। जहां भी मुझे बुलाया जाएगा, अगर किसी भी कोर्ट में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, जो सच है मैं वो बोलूंगा। संतोष जी जरा वो विस्तार से वो सच भी हमारे दर्शकों को बताइए। संतोष जी बहुत अहम बात आप ये कह रहे हैं कि आपने वहां पर भी यही बात कही कि जो सच देखा है उसी को बोलूंगा। 2009 से 2013 तक आप गीतांजलि जेम्स के साथ जुड़े रहे बतौर एमडी। उस वक्त किस तरीके से घपलेबाजी होती थी, किस तरीके से कस्टमर के भरोसे को तोड़ा जाता था, जिन सेलिब्रिटीज को भी रोपिंग किया जाता था उनके साथ किस तरीके से धोखा होता था, जरा ये बताइए। कितनी कीमत पर आप लोग को डायमंड्स मिलते थे, कितनी कीमत बढ़ा के उसे बेचा जाता था। देखिए, मार्केट में जो डायमंड उतारे जाते थे उनकी कीमत नॉर्मली 4 से 5 गुनी होती थी जी, जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है उसकी। लेकिन सेलिब्रिटीज वगैरह के केस में जैसा मुझे कई बार देखने और सुनने में आया कि बोल रहे हैं उनको 10 लाख का प्रोडक्ट भेज रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट 1 लाख का भी नहीं है, उसमें डुप्लीकेट्स मिले हुए हैं, उसके गोल्ड के अंदर में कॉपर की प्लेट्स और वायर्स लगाई हुई है। इस तरह की कई सारी चीजें सुनने में आती थी जी। और जब कस्टमर आता था तो फिर आप लोग उसको किस तरीके से भरोसा देते थे? अगर ग्राहक के भरोसे के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है, वो वापस आके बोल रहा है कि ये डायमंड नकली है या फिर सस्ता है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, गोल्ड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर उसको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता था?
देखिए, डायमंड जो नकली तो उस समय नहीं होते थे जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन ये जरूर था कि डायमंड हाई प्राइस्ड होते थे, और जब कस्टमर वापस आता था कि भाई ये डायमंड, मैं अपने ज्वेलर के पास गया, उसने मुझे बोला आपने मुझे 1 लाख का दिया, वो मुझे उसके लिए 15,000 रुपए बोल रहा है, तो उसको यही बोला जाता था कि ब्रांड का है प्रोडक्ट, ब्रांड से लेंगे तो ब्रांड में ही वापस करिए, ब्रांड का एक प्रीमियम होता है, इस तरह की बातें उनको बताई जाती थी, जो ब्रांड का प्रीमियम कुछ हद तक जस्टिफाइड होता भी है जी। लेकिन जैसा मुझे कुछ लोगों से सुनने में आया कि 2014-15 में काफी सारे डुप्लीकेट डायमंड्स के भी बिजनेस में एंट्री हो गई इनके, और ये चीजें शुरू हो गई, जो वहां के इनसाइडर्स थे वो बताया करते थे कि किस तरह से फेक डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स। संतोष जी, वही बात तो मैं भी कह रही थी कि नकली डायमंड्स की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इन्वॉल्व कौन कौन था, कौन कौन ऐसा था जो मिलकर ये इस पूरे फ्रॉड में साथ दे रहा था नीरव और मेहुल चोकसी का? कौन कौन इन्वॉल्व था? देखिए, जहां तक मेहुल चोकसी का सवाल है, मेहुल चोकसी कंपनी को एकदम एज अ डिक्टेटर इंडिपेंडेंटली चलाया करते थे, सारी डिसीजन मेकिंग उनकी होती थी। अब जिस तरह के बैकग्राउंड से मैं आया था, आईआईटी का ग्रेजुएट और टाटा में काम किया हुआ, तो मुझे उस एनवायरनमेंट में काम करना बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका सीनियर मैनेजमेंट है, आपको उसकी बातें सुननी होती हैं, अपनी बातें उसको समझानी होती है, पर उनका काम करने का तरीका था कि वो अपने ही डिसीजंस चलाया करते थे, और उसके अलावा उनके 2-4 क्लोज आइड होते थे जो उनका वो क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं उनकी जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों को रहती थी। और इसमें नीरव का कितना बड़ा किरदार था? नीरव से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था, बिकॉज नीरव की कंपनियां अलग थी, गीतांजलि अलग थी। नीरव की कंपनियों में मेहुल चोकसी भी पार्टनर थे, ये मेरी जानकारी थी, लेकिन गीतांजलि में नीरव मोदी का इन्वॉल्वमेंट डे टू डे बिजनेस में नहीं था जी। इनका नहीं था, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ क्लोज एज थे, कुछ ऐसे थे जो मेहुल के साथीदार थे, राजदार थे, ये कौन कौन थे? देखिए, नाम तो मुझे याद नहीं है उनके, बट कुछ लोगों को वो पर्टिकुलरली, और वो भी काफी जूनियर लेवल के लोग होते थे, ऐसा नहीं कि वो बड़े प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाले लोग हैं। जैसे मुझे बताया गया कोई ऑफिस बॉय लड़का किसी कंपनी में डायरेक्टर बना दिया गया, तो शायद उनकी लॉयल्टी को खरीद लिया करते थे और उनको बोलते थे कि मैं तुमको इतने पैसे दे रहा हूं तो मैं जो कर रहा हूं वो मुझे करते रहने दो और उसमें मेरा साथ दो। इसी तरह की कोशिश शायद उन्होंने मुझे भी की होगी कि जब मुझे होना होगा कि आप अपना काम करिए, तनख्वाह लीजिए और निकलिए, तो उनको लगा कि शायद तनख्वाह के लालच पे मैं वो जो भी गलत कर रहे हैं उसके लिए आंखें बंद कर लूंगा। संतोष जी, यही वजह रही कि 2013 में आपने छोड़ दिया गीतांजलि जेम्स? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज कंपनी उस समय तक काफी अच्छी चल रही थी और हम लोग काफी ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन जो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस थी वो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। एक तरह का मानसिक तनाव रहता था कि किस माहौल में आप काम कर रहे हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस माहौल में काम नहीं करूंगा जी। रिजाइन आपने कर दिया, उसके बाद इनका रवैया कैसा था और कंपनी के खिलाफ आपने कहा कंप्लेंट की, जो कुछ भी अंदर चल रहा था उसके खिलाफ आपने आवाज कैसे उठाई? देखिए, रिजाइन करने के बाद इन्होंने मुझे फिर बुलाया और जब फ्रेंचाइजीज अपने क्लेम्स और टर्मिनेशंस की बात कर रहे थे तो इन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका जो भी पेंडिंग है अकाउंट वो भी क्लियर कर देंगे और साथ में आपको रिवॉर्ड भी करेंगे, जो मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं गलत चीजों का साथ नहीं दे पाऊंगा। संतोष जी, बहुत सीधा सवाल अगर पूछूं तो क्या मुंह बंद करने की आपको कीमत दी जा रही थी, खामोश रहने की कीमत दी जा रही थी? यहाँ पर ऑफर दिया गया कि आप अपना मुंह बंद रखिए, हम आपको रिवॉर्ड करेंगे, लेकिन मैंने रिफ्यूज कर दिया वो। और उसके बाद आपने कहा कंप्लेंट की और उन पर किस तरह की कार्रवाई हुई है? उसके बाद हम लोगों ने 2015 में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन की, जिसमें हमने इनके फ्रेंचाइजिंग के रिलेटेड फ्रॉड, बैंकिंग के रिलेटेड फ्रॉड, किस तरह से ये फेक बैलेंस शीट्स क्रिएट कर रहे हैं, जो एक्चुअल बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट जो सबमिट कर रहे हैं सेबी और आरओसी में, उसमें 4,000-5,000 करोड़ की इन्वेंट्री, 4-5,000 करोड़ के डेटर दिखाई देते हैं इन दी एसेट कॉलम, बट एक्चुअली फिजिकली ग्राउंड पे कुछ दिखता नहीं है। ये सारी चीजें लिखकर हमने दी। हमने ये भी लिखा कि ये जो इनका स्कैम है ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का हो सकता है, और एसएफआईओ के बाद हमने ये चिट्ठी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में दी, हमने सीबीआई में दी, हमने सेबी में दी, हमने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली में दी, हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में दी, हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में दी, सभी जगह लेटर भेजा, लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो हम लोग काफी हतोत्साहित हो गए इससे, और लगा कि किसी बड़े आदमी के खिलाफ यहाँ पर कोई लड़ाई छेड़ना हम लोगों के बस की बात नहीं है। संतोष जी, हम लोग यानी कि कौन कौन, आप और कितने और लोग थे जो आवाज इस तरीके से बुलंद कर रहे थे आपके साथ मिलकर? देखिए, मैं कंपनी से निकला हुआ मैं ही था एक, उसके बाद हमने मेरे साथ जो 2-4 फ्रेंचाइजी जिनको
मेहुल चोकसी ने चीट किया था, वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने बोला आप मेरी लड़ाई में मदद करिए। मैंने उनका कहा कि आप ठीक है साथ आइए, हम लोग इसको एक्सपोज करते हैं, हम लोग इसको सभी जगह पे जाकर एक्सपोज करते हैं। और जहां भी किसी का फ्रेंचाइजी का कोई डिस्प्यूट था वहां अगर मुझे बुलाया गया तो मैंने जाके जो भी सच है वो सभी जगह रिकॉर्ड कराया, ऑन रिकॉर्ड दिया। ठीक है, उसके लिए धमकियां मिलती रही, जिसके लिए एक तनाव जरूर रहता था, लेकिन ये था कि चलिए सच की लड़ाई है तो कभी ना कभी हमारी जीत होगी। बिल्कुल, संग्राम आपका आज भी जारी है, लेकिन जरा ये भी बताइए, कस्टमर के अलावा क्या सेलिब्रिटीज को भी इन्होंने ठगा है? क्या आप किसी का नाम ले सकते हैं? एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, जब मुझे सुनने में आया कि हिमेश रेशमिया जी ऑफिस में आए और काफी उन्होंने शोरगुल मचाया, काफी चिल्लाया और धमकी दी कि वो लीगल केस करेंगे कंपनी के ऊपर, क्योंकि उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने कंपनी के लिए जो मार्केटिंग की थी उसके अगेंस्ट में उनको कंपनी कुछ डायमंड ज्वेलरी दे रही थी, लेकिन जब उन्होंने मार्केट में पता किया तो उस ज्वेलरी के वैल्यूएशन जो उनको बताया गया उससे 10% से भी कम था। तो उन्होंने आके काफी इसके लिए शोरगुल मचाया था। फिर आगे उन्होंने क्या एक्शन लिया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। क्या वो पुलिस के पास भी गए थे हिमेश रेशमिया? हाँ, जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं है। हिमेश के अलावा सनी लियोनी का भी नाम सामने आ रहा है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी मेहुल चोकसी की कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको चीटिंग करने में एक थ्रिल मिलता था। वो कई सारे ऐसे मौकों पर, जैसे किसी शो में स्पॉन्सरशिप लिया और वहां पे 5 लाख रुपए के गहने एज अ गिफ्ट देने हैं, तो जो 5 लाख रुपए के गहने जाते थे उसकी वैल्यू 50,000 ही होती थी। इस तरह के फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स वो भेज दिया करता था वहां पर। यानी हिमेश रेशमिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो खबरें सामने आ रही हैं संतोष जी। उनको एंडोर्समेंट के बदले 50 लाख के हीरे देने की बात कही गई थी और हीरे की कीमत बहुत कम थी। इसी बात को लेकर शायद वो नाराज हुए थे और ऑफिस आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी ही जानकारी मुझे उस समय मिली थी जब मैं वहां पे था जी। और सनी लियोनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था? हाँ, ये मेरी जानकारी में नहीं है जी, ये आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन हनी ट्रैप का एंगल भी सामने आ रहा है। उसके बारे में क्या जानकारी आपके पास है संतोष जी? क्योंकि बीवी का इस्तेमाल हो रहा था नेटवर्किंग के लिए और बैंक के अधिकारियों को अपने पाले में लाने के लिए। देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि इसकी मुझे जानकारी वैसे नहीं है, लेकिन ये जरूर था कि वहां पे पार्टियां बहुत होती थी और पार्टी में कई सारे स्टार्स, मॉडल्स, टीवी एक्ट्रेसेस सब लोग आते थे, जहां पे बैंकिंग के रिलेटेड लोग भी रहते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इनवाइट होते थे। बट उसके बाद किस तरह का कुछ होता था इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। संतोष जी, किसी ऐसी पार्टी में आप भी मौजूद थे, आपने क्या देखा? क्या कुछ ऐसा संदेहास्पद देखा जिसके बाद आपको लगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है? और क्या राजनीति से भी लोग वहां पर पहुंचते थे? क्या नेता भी वहां पर पहुंचते थे ऐसी पार्टीज में? नेताओं का तो मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे, बट ग्लैमर से रिलेटेड बिजनेस था तो इस तरह की ग्लैमरस पार्टीज होती थी। लेकिन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मैं पार्टी में जाता था, क्लाइंट से 2-4 मिलता था और उसके बाद बाहर निकल जाता था, क्योंकि ये क्लाइंट एंटरटेनमेंट या पार्टी या सेलिब्रिटी मैनेजमेंट ये कोई भी मेरे डिपार्टमेंट के अंदर में नहीं था। जी, नीरव मोदी की पत्नी यामी से कितनी बार आप मिले और किस तरह की बातचीत होती थी कि आपको लगता था इनकी एक्टिविटीज संदेहास्पद हो सकती? नहीं, उनसे मेरी कभी भी मुलाकात नहीं है। जी, इस तरह की पार्टीज में आपको वो नजर आती थी? हाँ, बड़ी पार्टीज में नीरव मोदी साहब नजर आते थे, बट मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि उनके साथ उनकी पत्नी है कि नहीं, क्योंकि मैं उनको पहचानता नहीं था। बट जब बड़ी पार्टीज होती थी, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ये लोग नजर आते थे वहां पे। नीरव मोदी को चूंकि मैं पहचानता था, हालांकि उनसे भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं था मेरा, तो वो दिखाई देते थे वहां पे। संतोष जी, बहुत संक्षेप, आप जिस तरीके से आप सामने आकर अपनी बात कह रहे हैं, सच का साथ दे रहे हैं, अब तो नहीं धमकी मिल रही है आपको, या इस वक्त भी धमकी मिल रही है? अभी तो फिलहाल कोई धमकी नहीं मिली है, लेकिन मेरे परिवार वाले जरूर बहुत चिंतित रहते हैं और मुझे कई बार बोला गया है कि आप इन सब से दूर रहिए। लेकिन मेरा सोचना ऐसा है कि जब इतनी लड़ाई लड़ी है जी, तो अब सच का साथ छोड़कर छुप जाना शायद ठीक नहीं होगा। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इंडिया न्यूज वाकई आपके जज्बे और हौसले को सलाम करता है और हम चाहते हैं कि आप जिस लड़ाई का आपने आगाज किया है वो अपने अंजाम तक पहुंचे और ऐसे गुनहगार जो है उन्हें बचने का मौका न मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बातचीत।